नमस्कार, द सोरिंग टेल इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हमें हमारी पहली कहानी लेकर गई थी जंगलों के बीच। और वहां हमने जाना कि what does conservation look like on the ground through our conversation with Shri Manish Singh, DFO, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इंडिया। लेकिन कॉन्जर्वेशन सिर्फ जंगलों में नहीं बनता, वो बनता है क्लासरूम्स में, कॉन्वर्सेशंस में और उन शिक्षकों के माध्यम से भी जो एक जनरेशन को सोचने का नया तरीका सिखाते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे शिक्षक से मुलाकात की है जो सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाते हैं? क्या एक इंसान अपने जीवन से ही एक पूरी जनरेशन को प्रेरित कर सकता है? आज द सोरिंग टेल्स में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिनका जीवन जूलॉजी, नेचर और स्टूडेंट्स के साथ एक गहरे रिश्ते की कहानी है। Former faculty at the Department of Zoology, University of Lucknow. At the age of 85, she continues to inspire through her wisdom, knowledge, and kindness. Through whether at the biodiversity events, wildlife initiatives, or community initiatives, her presence is truly remarkable. And it shows that she's not just an educator, but a reminder that impact is not always loud. Sometimes it lives with consistency and kindness. So let's welcome Professor Padma Saxena. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पूरी लाइफ इंस्पायरिंग है और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज आपने टाइम दिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर शिवानी जी, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपकी ऑडियंस से इंटर के सामने कुछ बोल सकूं, अपने जीवन के कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकूं। इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी आप सबको थैंक यू और नमस्कार भी। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आपकी लाइफ को अगर देखें तो पीछे मुड़कर अगर आप फ्लैशबैक में जाएं तो कौन सा ऐसा पल था जिसमें आपने सोचा कि आप जूलॉजी में अपना और नेचर की तरफ अपना करियर और लाइफ को देखेंगे? आपने दो बात पूछी है, एक बात तो है जूलॉजी के संबंध में, दूसरी नेचर के। तो जूलॉजी की बात मैं पहले करती हूँ। जी। जूलॉजी से मेरा परिचय अगर सच में कहूँ तो जब मैं बीएससी करने लगी तब मेरा परिचय हुआ। उससे पहले की बात यह है कि मेरी बेसिक एजुकेशन कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थी, फैमिली कंडीशंस ऐसी थी जिसके कारण ठीक से नहीं हो पाई। क्योंकि ये बात इंडिपेंडेंस से पहले की है। मेरे फादर नेशनल मूवमेंट में बहुत पीरियड तक अंडरग्राउंड उनको रहना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा, और उसी बीच में मेरी मदर भी बीमार हो गई। तो मेरी जो एजुकेशन थी वो बहुत ही मामूली स्कूलों में हुई, जहाँ साइंस जैसा सब्जेक्ट, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट नहीं था। पर जब मैंने हाई स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में, तब मैंने जाना साइंस भी कोई सब्जेक्ट है और मैथ्स भी। तो आप समझ लो कि मुझे हाई स्कूल से इंटरमीडिएट तक धीरे धीरे साइंस और मैथ्स को सीखना पड़ा, और मैं अच्छी तरह से हाई स्कूल भी पास कर पाई और इंटर कर पाई। बीएससी में आने पर 3 सब्जेक्ट हो गए थे, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। तो मेरा सब्जेक्ट एज ए जूलॉजी बीएससी से स्टार्ट हुआ। मैंने बीएससी बरेली कॉलेज से किया और मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद आया, क्योंकि जो मेरा मानना है कि जो टीचर पढ़ाते हैं उनके टीचिंग का जो मेथड होता है वो स्टूडेंट्स में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जेनरेट करता है। तो जो बरेली कॉलेज में हमारे टीचर थे प्रोफेसर एम गोयल साहब, उनका पढ़ाने का तरीका बड़ा विचित्र था। वो क्या करते थे, जब वो लेक्चर लेते थे अगले दिन वही लेक्चर पूरे क्लास से वो इस तरह से रिपीट कराते थे कि हर एक को बहुत पढ़ के आना पड़ता था। तो
ऐसा नहीं कि उन्होंने सवाल पूछा और पूरा उनका लेक्चर को ही रिपीट कर दे, नो। उसमें था एक सेंटेंस बोलिए, उसको फॉलो करेगा नेक्स्ट स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट, इस तरह से रो में हर एक स्टूडेंट से जी, जवाब देना पड़ता था, हर एक स्टूडेंट को। तो किसी को नहीं मालूम होता था कि कौन सा टॉपिक पे उनको बोलना पड़ेगा उनके लेक्चर में से। तो जी। सब लोग खूब पढ़ के आते थे, और अगर किसी को जवाब नहीं दे मिलता था तो उसकी बड़ी बेइज्जती होती थी, क्योंकि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, लड़के लड़कियों के सामने डांट पड़ती थी तो बड़ी इंसल्ट होती थी। जी, तो इसीलिए सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर होके आते थे। तो ये तो बात तो हुई बीएससी की। मुझे बीएससी से, मैंने चूंकि जोलॉजी बहुत डिटेल में, बहुत रट से, मन से पढ़ी, तो मुझे वो सब्जेक्ट सबसे प्रिय हो गया। उसके बाद बॉटनी सबसे कम अच्छा मुझे केमिस्ट्री लगा। मैंने सोचा कि मैं केमिस्ट मतलब जोलॉजी में ही अपना कैरियर बनाऊं। लेकिन बैड लक ये थी कि बरेली कॉलेज में एमएससी सिर्फ केमिस्ट्री में था, जोलॉजी बॉटनी में था नहीं। तो जो बायोलॉजी ग्रुप के, जोलॉजी बॉटनी के ग्रुप के लोग थे, वो आगे की पढ़ाई मेडिकल के लिए पढ़ते थे। तो मैंने देखा सब लोग मेडिकल भर रहे हैं, तो चलो मैं क्या करूं, घर तो नहीं बैठूंगी और केमिस्ट्री में एमएससी भी नहीं करूंगी। तो मैंने सोचा मैं भी मेडिकल का फॉर्म भर देती हूँ। तब कंबाइंड सीपीएमटी होता था, जी। कानपुर और लखनऊ के बीच में। तो मैंने भरा। उसके बाद जब उसका टेस्ट देने में लखनऊ गई, क्योंकि वहीं से, लखनऊ से ही होता था, लखनऊ आने पर मुझे मालूम पड़ा यहाँ से तो मैं एमएससी कर सकती हूँ जोलॉजी बॉटनी में। तो मैंने कहा कि मैं जोलॉजी बॉटनी में एमएससी करना चाहती हूँ। तो लोगों ने कहा कि तो मेडिकल तो दो। मैंने कहा कि मेडिकल का तो कोई श्योरिटी तो है नहीं कि हो ही जाएगा मेरा सिलेक्शन। तो जी, मैं घर थोड़ा ना बैठूंगी। तो मैं एमएससी का मेरा फॉर्म भर दिया गया वहाँ, जोलॉजी एंड बॉटनी में। जी। मैंने सोचा कि जब मैं जी मेडिकल में जाना मैंने तय नहीं किया है कि डॉक्टर बनूं, तो मैं क्यों ना अपना पेपर को अच्छे रद्दी ढंग से करूं कि मेरा सिलेक्शन ही ना हो। जी। लेकिन क्या हुआ कि जब टेस्ट देने गए वहां, तो वहां पर 3 घंटे कंपलसरी बैठना था। और 3 घंटे कंपलसरी बैठे बैठे क्या करे, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ा। तो मैंने जो लिखा वो ऐसा लिख दिया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, और मेरा कानपुर में सिलेक्शन हो गया। तो अब मैंने तो माथा पीट लिया कि ये क्या गड़बड़ हो गई। अब तो सब मेरे घर वाले पीछे पड़ गए कि अब तो तुम मेडिकल में जाओ। मैं कह रही नहीं, मैं एमएससी में करूंगी, मैं एमएससी करना चाहती हूँ। तो लखनऊ जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, वहाँ मेरे एक अंकल, मेरे मामा जी, वहाँ डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे वहाँ। और मेरी सिस्टर जो मुझसे बड़ी है थी, वो वहां से, उन्होंने इंटर्नशिप कर रही थी। दोनों को इतना जोश आया, वो मुझे अभी उसी समय से डॉक्टर बनाने के चक्कर में एक सर्जरी दिखाने ले गए, ऑपरेशन थिएटर में। वहां एक छोटे उम्र के बच्चे की लोअर एब्डोमेन की सर्जरी थी। उसका पेट काटा गया। मुझे पता नहीं क्यों चक्कर आने लगा। ऐसे में हूं नहीं, पर पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आने लगा, मैं धड़ाम हो गई, गिर पड़ी। ओ, तो तो मैं घर जब आई तो मैंने कहा भैया मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा। ये तो लास्ट ओपन एफर्ट होगा मेरे लिए। अगर कहीं मेरा एमएससी में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं लास्ट में ही एमएस मेडिकल में जाऊंगी। तो सब लोग फिर थोड़ा मन उनका उदास भी हुआ, पर मेरी बात मान गए। मैंने एमएससी मतलब एडमिशन को कंटिन्यू रखने के लिए कानपुर में जाके मैंने फिजिकल फिटनेस दिया, और अपनी फीस की डेट भी लगातार एक्सटेंड कराने लगी। और यहाँ एमएससी के एडमिशन के लिए भी मैंने कोशिश करी, तो बॉटनी वालों ने तो मना कर दिया कि हम बाहर की यूनिवर्सिटी को नहीं लेंगे। हम्म, तो सिर्फ जोलॉजी ही सब्जेक्ट बचा। जोलॉजी में प्रोफेसर एम बी लाल साहब थे। मैंने उनसे कहा कि सर, आप मुझे फाइनल बता दीजिए कि आप मेरा एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा तो मेडिकल में सिलेक्शन हो गया है, और अगर कल मैंने मेडिकल ज्वाइन नहीं किया तो वहां से मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहती, मैं जोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आप मेरा एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे। उन्होंने कहा मार्कशीट दिखाओ। उन्होंने पहली बार मेरी मार्कशीट देखी। देखने के बाद बोले कि जाओ फीस जमा कर दो।
शाम का 4 बजा था, मैं खुशी-खुशी दौड़ के गई कैशियर ऑफिस, पूछते-पाछते वहाँ जाके मैंने फीस जमा करी और मेरा एडमिशन एमएससी ज़ूलॉजी में हो गया। और तब से मेरी ज़िंदगी में ज़ूलॉजी एक मेरे बॉडी का पार्ट ही जैसे बन गया। मैंने वहीं से एमएससी किया, पीएचडी किया और फिर वहीं पर ज़ूलॉजी की टीचर भी अपॉइंट हो गई। तो इस तरह से मेरा ज़ूलॉजी का सफ़र रहा। ये तो हो गई मेरी ज़ूलॉजी की बात। अब आई नेचर के बारे में बात, है ना? तो जी, नेचर से मतलब आपका एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम से है। आप जानते हो कि हम सब मनुष्य नेचर से सेपरेट तो है नहीं, जी क्योंकि मैम। अपने सर्वाइवल के लिए, अपने हेल्थ, साइकोलॉजी, हर चीज के लिए हम नेचर पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन, फूड, शेल्टर सब देता है। तो बिल्कुल। ये हम ह्यूमन बींग्स का आपस में नेचर से इंटर कनेक्शन है। हम जी, नेचर के लिए है, नेचर हमारे लिए है। तो हम नेचर को एक्सपीरियंस करते हैं, पर नेचर का एक्सपीरियंस हम जब नेचर के कांटेक्ट में रहेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो अब हम चूंकि शहर में रहते, तो शहर के कारण पक्के मकान होते और वो गांव का जैसा खुला खुला एनवायरनमेंट नहीं होता। तो मैंने दोनों चीजों का एक्सपीरियंस किया। तो मेरा एक गांव भी था, तो हम लोग गांव में जाते थे बचपन में, छोटेपन में। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता था, खुला खुला फ्रेशनेस जो फील होती थी, कभी गर्मी नहीं लगती थी गर्मी में, और ठंडक में भी ठंडक ऐसे नहीं लगती थी, सब बहुत अच्छा महसूस होता था। जी, लेकिन शहर में जो हमारा घर था, वो बिल्कुल उससे डिफरेंट था, वैसे नहीं था। हालांकि बहुत बड़ा मेरा मकान था, बहुत सारे पेड़ पौधे भी थे और बहुत सारे जानवरों से भी वहाँ इंटरेक्शन होता था, खूब खुला खुला मकान था। तो लेकिन वो बात नहीं थी जो गांव में थी। पर हमारे घर में, चूंकि हमारे घर में पेड़ पौधे तो थे, पर जानवरों का भी बहुत इंटरेक्शन हमारा हुआ। हम उन लोगों का व्यवहार समझने लगे। एक तरह से हम कहें शिवानी जी कि हमारा घर एक तरह का मिनी जू जू था, मिनी जू, जिसमें जी, 3 तरह के जानवर आते थे। तो फर्स्ट कैटेगरी थी जो पालतू थे हमारे जानवर, हमारे घर में गाय, भैंस, कुत्ते, ये सब पले हुए थे जो हमने पाले थे। इसके अलावा कुछ जानवर अपनी मर्जी से हमारे घर में रहते थे, हमने उनको नहीं पाला था, वो अपने आप ही वाह! हमारे घर में पल गए थे। वो उन जानवरों में तो स्पैरो जो हमारी है, गौरैया और फाक्ता, छिपकलियां, कॉकरोचेस और तमाम तरह के जानवर, सब जो औरों के घरों में भी होते होंगे, आप भी जानते होंगे, वो थे जो कि हमने नहीं पाले थे, वो अपने आप ही हमारे घर पल गए थे। दूसरी तरह के, तीसरी तरह के जानवर वो थे जो विजिटर थे, हमने पाले नहीं थे ना, उनका हमारे घर में घर था, पर वो हमारे यहाँ रेगुलर विजिट करते थे, जैसे कौवे हैं, वाओ! बंदर है, गिलहरी है, ये सब थे। हालांकि गिलहरी तो अब हमारे घर में घर बनाने की एफर्ट करती है, लेकिन बंदरों से हमारा बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता था। जी, बंदरों के आपको, मतलब मैं 2-3 इंस्टेंसेस दूंगी बंदरों के बारे में, जो बंदरों से हमारा इंटरेक्शन या उनका आपस में इंटरेक्शन, और बंदरों का और जानवरों का आपस में इंटरेक्शन, उनके बारे में पहले मैं बताऊंगी। तो पहले मैं बंदर के बारे में बताती हूँ। जो मेरा जो घर था, उसमें एक बड़ा कमरे में बड़ी सी खिड़कियां थी, जिसमें कि जो लोहे की बड़ी बड़ी ग्रिल्स लगी हुई थी। ग्रिल से मतलब हाथ अंदर डाल के हाथ, कुछ भी सामान अंदर बाहर किया जा सकता था। तो हम लोग क्या करते थे कि वहां चने डाल देते थे, तो बंदर उधर से गुजरते थे, पीछे गैलरी जैसा था, तो बंदर उधर से गुजरते थे, हमारी खिड़की में बैठ के चने खाया करते थे। एक बार जब वो चने खा रहे थे, तो एक बंदर का बच्चा हमारी खिड़की के जो सबसे किनारे पर जो ग्रिल का जो रॉड थी, और शायद जो उसका फ्रेमवर्क था, उसमें शायद ज्यादा गैप रहा होगा, उस गैप से वो अंदर घुस गया। ओह! जब वो खिड़की से अंदर घुस गया, कमरे के अंदर आ गया, तो बंदर की जो मदर थी वो घबरा गई। उसने क्या किया कि बच्चा कहीं उससे दूर ना हो जाए, उसने पकड़ के उसको घसीटा अपनी तरफ। घसीटने से क्या हो गया, उसकी बॉडी तो ग्रिल से बाहर निकल गई, लेकिन सर फंस गया।
अब बंदर लोग बड़ी कोशिश करें उसको निकाल के, सारे बंदर उसको घसीटे, वो बच्चा चिल्लाए और जितना वो चिल्लाए उतनी ही गिनती में बंदरों की संख्या बढ़ती जाए। वो हमारे घर के चारों तरफ से उन्होंने हमारे घर को घेर लिया। हम लोगों ने जल्दी से सारे दरवाजे बंद किए ताकि वो अंदर आके हम लोगों को डैमेज ना करे। फिर हम लोगों ने डंडे से बंदरों को मार मार के पीछे खिसकाया, बच्चे को छुड़ाया और जल्दी से छोटा सा दरवाजे का स्लिट खोल के बच्चे को बाहर किया। फिर वो बंदर बच्चे को उठा के ले गए और उसके बाद भी हमारे घर में आधे पौन घंटे तक बंदर टहलते रहे। हम लोग डरे भी रहे, लेकिन ये देखा, मुझे लगा कि देखो ये बंदरों में कितना एका है। सिर्फ बिल्कुल। मदर ही स्ट्रगल कर रही है, पूरा ट्रूप उनका, और मेरे ख्याल से और भी ट्रूप, क्योंकि बंदरों की इतनी ज्यादा गिनती थी। तो मुझे लगा जितने पूरे बरेली शहर के सारे ही बंदर वहां आ गए थे क्या। तो ये मुझे समझ में आया कि बंदरों में एका बहुत है। कोई भी अगर परेशानी है तो सब बंदर आके उस परेशानी से निपटेंगे। ट्रूप्स में वो चलते थे, वो ट्रूप की लड़ाई अपनी अलग होती थी। अब मैं ट्रूप की लड़ाई की बात करती हूँ। जो उनके ट्रूप में होता है वो एक क्या कहते हैं, डोमिनेटिंग मेल होता है। जी। उस पूरी ट्रूप का एक मेल होता है, और भी मेल्स होते हैं पर लेकिन डोमिनेटिंग एक ही होता है। और उसके उसमें हरम होता है, बहुत सारी फीमेल बंदरियां होती हैं। जी। उनमें एक प्रमुख होती है जो पहले उसके पास रहती है। जी। जब उसका स्टेटस सेकंड होने लगता है तो जो दूसरे उसको रिप्लेस करती है उससे लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। अब इन दोनों में लड़ाई जो होती थी वो ये होती थी कि फीमेल्स आपस में लड़ती थी, मेल नहीं लड़ते थे। आपस में फीमेल्स लड़ती थी और लड़ने का तरीका होता था कि उनके बच्चे पर अटैक करती थी। ओह। तो, तो वो जो अटैक में क्या हो गया कि एक जो बंदरी थी उसका बच्चा ऊपर से तिमंजिले से उसने नीचे फेंक दिया लड़ाई में। छूट गया या गिर गया क्या मालूम, लेकिन इतनी लड़ाई हो रही थी कि वो बच्चा नीचे गिर गया 3 मंजिल से नीचे। पहले तो वो बहुत घबरा गया, उठा। उठने के बाद उसने सोचा कि क्या करूं, तो उसने देखा कि ऊपर तक एक पाइप जा रहा है। वो नर्वस बहुत था लड़ाई से, और वो उस पाइप पर धीरे धीरे चढ़ने लगा। चढ़ता था, फिसलता था, फिर आगे चलता था। और ऊपर छत पे तिमंजिले पे बहुत सारे बंदर के बच्चे भी थे जो ऊपर से झांक रहे थे कि ये क्या हो रहा है। वो लड़ रहे हैं, फीमेल्स आपस में लड़ रही हैं, लेकिन बच्चे ऊपर से नीचे देख रहे हैं। वो बच्चा उस पर क्लाइम करता जा रहा है, पाइप के ऊपर धीरे 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 क्रॉल करता हुआ ऊपर आया। जैसे ही वो बिल्कुल ऊपर आया तो एक बंदर के बच्चे ने आगे हाथ पकड़ के उसका पकड़ के उसको ऊपर घसीट लिया। तो मुझे लगा कि ये कैसी अच्छी वाह। सिंपैथी है आपस में, एक दूसरे के लिए कितना प्यार है, प्रोटेक्शन के इंस्टिंक्ट है अभी से, कि वो उसके लिए इतना कंसर्न कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहे हैं, और जब नजदीक आ गया और दोबारा फिसल के नीचे ना गिर जाए, अब उसको सहारा दे के ऊपर उठा ले रहे हैं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग इंस्टेंस है। और एक इंस्टेंस में आपको अपने कुत्ते और बंदर के बारे में बताती हूँ। जी। हमारे वहां एक मतलब जैसे छोटा पपी आया, वो जोश में ऊपर छत में चला गया बंदरों को डांटने। जी। तो बंदर जो था, उन लोगों ने क्या किया, वो उसके पास आए डराने के लिए, तो वो डर के मारी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो नीचे उतरता, बंदर उसकी पूंछ पकड़ के ऊपर घसीट लेते। वो डर के मारे फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते, जैसे ही 2-3 सीढ़ी में नीचे उतरता, वो पीछे से पूंछ पकड़ के फिर ऊपर कर लेते। वो इतना चिल्लाया डर के मारे, जब हम लोगों ने देखा क्या हुआ तो बंदरों को भगाया, वो नीचे आया। जी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ उस पपी पे, जब वो बड़ा हुआ तो वो बंदर, जब वो ट्रूप से हमारे यहाँ हमेशा ही छत में से इधर उधर टहलते रहते थे, जी। तो जब भी बंदर आते थे तो वो देखता था और आंगन में इधर उधर दौड़ता था, कू 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 करता था, भौंकता नहीं था। और जैसे ही बंदर दूर चले जाते तो वो ऐसे जोर से इतनी तेज तक देर तक भौंकता रहता। ये उसका बिहेवियर भी इस टेरर से जनरेट हुआ। ये बिल्कुल। तो मंकीज की बात हुई। अब मैं एक और इंस्टेंस सुनाती हूँ। जी। वो इंस्टेंस है मुर्गे का, और एक हमारे यहाँ कुत्ता पला हुआ था, कॉकर स्पेनियल डॉग, उसका। और उसका इंटर रिलेशनशिप कैट से। तो हमारे घर में मैंने बताया ना बहुत सारे जानवर होते, तो वो जी। मुर्गा हमारे घर आया था किसी दावत के लिए, पर वो दावत कैंसिल हो गई। और जब वो उसकी लाइफ बच गई। हमारे फादर एडवोकेट थे, तो उनके जो
इनकम थी उस दिन बहुत हुई, तो वो उसको अपना गुड लक मानने लगे। उसको उन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो हम कहीं जाने नहीं देंगे, पालेंगे। तो उसको पाल लिया। और हमारे कुत्ते में और इसमें इतनी दोस्ती हो गई, वो अपना अपना जो उसको खाना दिया जाता था मुर्गे को, वो खाना नहीं खाता था। वो उस कुत्ते की जो डिश होती थी उसमें जो वो खाना खाता था, साथ साथ खाना खाते थे। वो उसमें उसमें चोंच मार मार के खाना खाता, वो अपना खाना खाता रहता। दोनों में कोई किसी वाओ! तरह की इस बात पे लड़ाई नहीं होती थी कि तुम हमारा खाना क्यों खा रहे हो। और रात को हम लोग क्या करते थे, वो बिल्लियां क्योंकि हमारे घर बहुत आती थी, तो बिल्लियों को बचाने के लिए उनको रात को ढक देते थे एक जी, टोकरी से। तो रात में क्या होता था, बिल्लियां आती थी और वो कोशिश करती थी टोकरी खोलने की। टोकरी खोलने की कोशिश में वो मुर्गा जो था वो अजीब सी आवाज निकालता था। हमारे कुत्ते महोदय वो दौड़ के वहां पहुंच जाते और बिल्ली को कमर से ऐसे पकड़ के झटका देता था कि कमर टूट जाती थी, बिल्ली मर जाती थी। और मरी हुई बिल्ली को जाके कूड़ेदान में डाल आता था। सुबेरे हम देखते थे कि ये बिल्ली कहाँ से आई। बाद में समझ में आया, 4 5 6 7 बिल्लियां उसने इस तरह से मार दी। तो ओह! ये हमें लगा कि कैसा ये फ्रेंडशिप कैसी है, कैसे प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट इन जानवरों में आपस में है कि अपने बिल्कुल। दोस्त को बचाना है। तो ये सब बातें हैं एनिमल वर्ड की, जो हमने आप उसमें इंटरैक्ट करी और जानी पहचानी। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया भी और जब आप नरेट कर रही थी तो मेरे तो इमेजिन हो रहा था वो इंसिडेंट जो आप बता रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दोज इंस्टेंसेस। और मैंने सोचा कि ये ऐसे इंस्टेंसेस है, इसको शेयर करना चाहिए। लोग जानते नहीं है क्योंकि जी, इंटरेक्शन नहीं होता है ना। पर जी, हमारे घर में जानवरों का इंटरेक्शन होता रहा, तो मैंने सोचा कि ये मुझे भी याद रहा, जी, तो मैंने बिल्कुल। कहा बताऊं। और मैम आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड और समझती हूँ कि मेरे जैसे और भी स्टूडेंट्स होंगे जो इसको रिलेट कर पाएंगे ये एपिसोड देख के, कि आपने जूलॉजी कंटिन्यू किया, मेडिकल में नहीं गई। सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड। सो क्योंकि नहीं तो फिर हमें आप कैसे मिलती। सो ये इट्स बात लाइक, तो सही है। जी मैम। तो ये है कि देखो, मुझे स्टूडेंट पसंद करते हैं या नहीं करते हैं ये तो वही बताएंगे। पर मैं अपने टीचर्स को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि मेरा मानना था कि जो टीचर्स हैं वो हमारी सोसाइटी के फंडामेंटल पिलर्स हैं, जी, जो फ्यूचर जनरेशन को शेप कर सकते हैं, बिल्कुल। उनके टैलेंट को उभार सकते हैं, उनके मेंटर्स बन सकते हैं। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, जिससे बिल्कुल, स्टूडेंट्स बहुत फ्रीली अपने टीचर से अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो वो उनको हम हमेशा एक अच्छी एडवाइस देते रहते थे कि जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरी समझ में आता है कि टीचर सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाता नहीं है, वो उनको एक अच्छा नागरिक भी बना देता है। तो बिल्कुल। इसलिए ये मुझे प्रोफेशन अच्छा लगता है, इसीलिए कि टीचर को एक मौका है कि वो शिल्पकार की तरह कैरेक्टर बिल्डिंग करे अपने स्टूडेंट्स की। जी मैम, और शायद यही वजह है कि आपके स्टूडेंट्स आपको इतना प्यार करते हैं क्योंकि आप बिल्कुल वैसे ही शिल्पकार हैं और आपने बहुत अच्छे से ये बताया भी। हाँ, मैं असल में ये बात मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके नजदीक दिल से पहुंच सकूं। जी, जी मैम, और शायद यही रीज़न है कि यू आर लाइक ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट लव्ड टीचर्स योर स्टूडेंट्स हैड, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो थैंक इसलिए यू, तो थैंक यू शिवांगी, थैंक यू। जी, आज के समय में जब हम मैम जैसे आपने इंस्टेंसेस बताए एनिमल बिहेवियर के और सारी चीज़ों के, तो हम देख रहे हैं कि और भी जो स्पीशीज़ हैं जैसे स्पैरोज हैं, वल्चर्स हैं, और हम्म। वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे कम हो रही है। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि आज की जनरेशन ने मदर नेचर से, प्रकृति से दूरी बना ली है? क्योंकि जैसे आपने ऑब्जर्व किया, अ, हमें नहीं लगता कि आज की जनरेशन में इतने ज़्यादा कोई पेशेंटली कोई ऐसे बिहेवियर्स ऑब्जर्व करता होगा और उसको याद भी रहता होगा। सो इट्स सच अ ग्रेट वे टू थिंक दैट इज़ देयर एनी डिफरेंस कि, और व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? क्योंकि आप जैसे टीचर्स तो प्रेशियस होते हैं, यू आर लाइक वन ऑफ द जेम्स। हम आपके जैसा बनना चाहते हैं सो दैट वी कैन ऑल्सो इंस्पायर आवर फ्यूचर जनरेशंस। लेकिन आपको कैसा लगता है?
नहीं, बिल्कुल। आपने सही कहा कि हम लोग बहुत से जीव जो हमारे आसपास घूमते हैं, उनसे हमने अपने नेचर से ही दूरी बना रखी। सिर्फ जीव जंतुओं से नहीं, नेचर से ही अपनी दूरी बना रखी। धीरे जी, धीरे में हम देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं, वो धीरे धीरे उनकी गिनती कम होती जा रही है। जी, मैं देखती हूँ कि जैसे पहले हमारे घर में बहुत सारी गौरैया आती थी। बिल्कुल। हमारे घर में गांव से सामान आता था तो फटकती थी, तो जी, बहुत मतलब सामान का अनाज को, तो सवेरे से ही हमारे घर के अंदर गौरैया जमी रहती थी। लखनऊ आए, यहाँ पर भी मैंने देखा। मैं पॉपी के पेड़ लगाती थी, उनको पॉपी का पौधा बहुत पसंद था, वो आके खा जाती थी। मैं जी, उसको ग्रो करना चाहती थी तो मैं उसको ढक के ग्रो करती थी। लेकिन रिसेंटली मैंने देखा कि अब तो गौरैया एक भी मेरे घर तक नहीं आती है। अब कुछ मतलब अभी नियर फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा सा उनके प्रोटेक्शन की बात, उनके कंजर्वेशन की बात हो रही है। तो जी, अब रिसेंटली 4 5 6 साल से मुझे गौरैया अपने घर के आसपास दिखाई देने लगी हैं। जी, पर कारण यही है, इसी तरह से गिद्ध के बारे में भी मैं बात कर रही जी, हूँ। गिद्ध हालांकि खूबसूरत पक्षी नहीं है, ब्यूटीफुल बर्ड नहीं है, पर फिर भी उनका कंट्रीब्यूशन हमारे एनवायरनमेंट के लिए इतना बड़ा है कि हम उनको शब्दों में थैंक्स भी नहीं दे सकते, क्योंकि बिल्कुल। वो हमारे स्कैवेंजर्स हैं। वो जितने भी डेड एनिमल्स हैं उनको उनका मांस खा के एनवायरनमेंट को क्लीन अप करते हैं, बीमारी से बचाते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है, एनिमल है, जो हमारी निगाह से गायब हो गई। 25 30 साल पहले, 25 30 साल नहीं और भी साल पहले, गिद्धों से मेरा परिचय होता था, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड थी, वो गिद्धों पे रिसर्च करती थी। जी, पर वो पैरासिटोलॉजी पे काम करती थी, पर उसका जी, एम गिद्ध गिद्ध के वेलफेयर का नहीं था। पर फिर भी वो उनको गिद्ध दिखते थे, लेकिन अब तो गिद्ध दिखना बंद हो गए। दोनों का कारण यही है कि अर्बनाइजेशन से, नेचर में तो वो एग्जिस्ट करते हैं, पर अर्बनाइजेशन के कारण जो गिद्ध आसपास दिखते थे या गौरैया आसपास दिखती थी, वो उनका नेचुरल एबोर्ड, उनका घर हमने छीन लिया है। उनका खाना पीना बंद हो गया है, क्योंकि जी, जो नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो उनका तो ना तो कहीं वो नेस्ट बना सकते हैं, ना ही अपनी प्रोजनी को रेयर कर सकते हैं, ना ही वैसे वो खाना उनको मिलता है जैसे पहले मिलता था। तो नेचुरली उनको वहां से दूर जाना पड़ेगा, जहां से उनको कुछ मिले अपने सर्वाइवल के लिए। तो इस तरह से वो धीरे धीरे जब नहीं मिल पाया तो वो धीरे धीरे वैनिश हो गई। तो लेकिन अब चूंकि कोई भी जानवर है, उसकी इकोलॉजिकल वैल्यू है फूड चेन में, तो उनको एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। तो अब जी, zoologist और एनवायरमेंट के जो लोग हैं, काम करते हैं, वो सब एक्टिव हो गए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो ये जा रहे हैं एक्सटिंक्शन की तरफ, वैनिश हो रहे हैं, उनको फिर से रिवाइव किया जाए। जी, हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर अमिता कनौजिया जी इस पर जी, काम कर रही हैं। आप भी तो उसके स्टूडेंट रह चुकी हैं, आप जी, भी जानती होंगी। जी तो मैम। वो लोग भी बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं इस बात को कि नेचर में एनिमल्स का कंजर्वेशन हो। वो बहुत सारी चीजें बांटती हैं, गौरैया को, स्पैरो को फिर से उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। वो उनके नेस्ट, आर्टिफिशियल नेस्ट, उनका खाना, उनको पीना, उनको कैसे मेंटेनेंस की जाए, इसकी बेसिक ट्रेनिंग देती है। और जी, और भी जैसे गिद्धों के सर्वाइवल के लिए भी, क्योंकि उनके पहले तो कॉज ढूंढा जाए कि क्यों ये हुए। तो बिल्कुल, कारण तो समझ में आया कि इनका तो नेचुरल अबोर्ड तो गड़बड़ हो गया, खाना पीना भी गड़बड़ हो गया। कहीं पर वो जानवर मरे हुए खाते तो उनमें वो, क्योंकि हम लोग पालतू जानवर पालते हैं, उनके पेन और तकलीफ में बहुत सारी ड्रग्स देते, जिससे कि वो पॉइजन उनको हो जाता, जी, खाने से उनके किडनी में जमा हो जाते, जो उनके लिए फेटल होता। तो इस तरह से वो खाने से इनको एक तो खाना कम मिलने लगा, दूसरा मिला भी तो पोल्यूटेड मिला, जिससे कि उनके पॉइजनिंग होने लगी। और जी, भी बहुत सारे फीचर्स होने लगे कि लोग उनको मारने लगे। कुछ लोगों में मिथ थी कि वो उनके किसी पार्ट से ट्रेडिशनल मेडिसिन बन सकती हैं। कुछ जी, लोग सोचते थे कि उनकी हड्डियों को अपने पास रखने से वो फॉर्च्यू मतलब फ्यूचर में देख सकते हैं। कुछ सोचते थे कि पंजे रखें तो उनके घर में पैसे आ जाएंगे। जी, इन सब लालच में भी गिद्धों को मारने लगे। तो इसी तरह से और भी जानवरों का डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिनको बचाना हम लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जी। जिसको कि हम सबको मिलके उसको पूरा करना है।
जी मैम, बिल्कुल। बहुत बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बातें दिल को छूती हैं, क्योंकि अक्सर नाउ जो जनरेशन है वो दे आर पेइंग अटेंशन, लेकिन बहुत ज़्यादा नेचर से उतना कनेक्शन नहीं रहता है उनका। हम्म, सो इट्स ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अवेयर भी करें। जैसे कि हम्म, आपने बोला कि प्रोफेसर अमिता कनौजिया, उनके अंडर में मैंने भी रिसर्च की है इजिप्शियन वल्चर्स पे। तो what I realized is there is a need to do a lot of awareness like she is yes, doing, we are doing। yes, आप आते हैं हमारे इवेंट्स में, हम yes, ऑर्गेनाइज yes। करते थे। तो हम लोगों को सबको मिलकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, शेयर आगे करनी शेयर पड़ेगी, करना। अवेयरनेस जगानी पड़ेगी लोगों के जी। बीच में। जी मैम। तो आपको भी ये फील हुआ होगा आपके अब तक के इतने लाइफ टाइम में कि इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, जैसे कि अभी आपने शेयर भी किया। और मैम आपका पर्सपेक्टिव बहुत वैल्यूएबल भी है, क्योंकि आपने देखा होगा वो टाइम जब और उस समय ब्लैक काइट्स और गिद्ध इतने ढेर सारे होते थे, क्योंकि हमें भी याद है हम हाँ, जब छोटे बहुत थे। बहुत, हाँ। मतलब मैं तो उनको देख के मैं सोची कैसी, मतलब चिकनी चिकनी गर्दन है, कोई फेदर नहीं। बिल्कुल मैम। और अब की जो जनरेशन है उन्हें तो ये दे आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ कि दे कैन सी इट लाइक दैट कि हाँ, बिल्कुल आपने। बिल्कुल, उन लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि ऐसे होते हैं। जू बिल्कुल। वगैरह में देख रही हूँ तो बात दूसरी है। जी मैम, और तो, अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ये रियलाइज हाँ, नहीं करते हैं हम लोग कि धीरे धीरे करके कितनी जल्दी स्पीशीज वैनिश हो रही हैं और हाँ, हाँ। हाँ, सही डिक्लाइन हो कह रही रही हैं। हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हमारे एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, जी जिसका मैम। असर वाइल्ड लाइफ पर भी पड़ रहा है। अगर देखें तो 1970 से अब तक 73% एवरेज वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन घट गई है। सोचो कितनी बड़ी गिनती जी, की बात है। कितनी बड़ी बात है ये। बिल्कुल मैम। ये हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। हम जी। कॉन्स्टेंटली फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत तरह से बढ़ा रहे हैं एयर में। जी। एयर की क्वालिटी बहुत बुरी हो गई है। आप जानते हैं आजकल घरों में लोग एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं, खास से बिल्कुल। सांस की प्रॉब्लम उनको हो रही है। यहाँ तक कि पानी तक पोल्यूटेड हो गया है। जी। इसीलिए घरों के अंदर अर्बन एरियाज में वो लोग वाटर फिल्टर्स लगा रहे हैं। मतलब हम लोगों को अपने आप को बचाने के लिए भी एक्स्ट्रा चीजों का इस्तेमाल करना पड़ा है अपने ही एक्टिविटीज के कारण। इसके अलावा जो मास में हम फॉरेस्ट को काट ही डाल रहे हैं, जो कि हमारे लंग्स हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं। और इसका असर जो है वो हमारी क्लाइमेट पे पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज हो जा रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है। और इन सब के कारण, क्योंकि उनके जंगलों को काट देने से उनके नेचुरल घर, उनका खाना, ये सारी चीजें हम लोगों ने छीन ली है। तो इसका इफेक्ट ये है कि मास एक्सटिंक्शन होने लगा है। और नेगेटिव इफेक्ट जो है वो सिर्फ जानवरों पर ही नहीं, ह्यूमन बीइंग्स पर भी बुरा असर हो रहा है। एनिमल्स जो है मास में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं अच्छी कंडीशंस को पाने के लिए। तो ये अनहेल्दी इकोसिस्टम का जो नेगेटिव इफेक्ट बायोडायवर्सिटी पे पड़ता जा रहा है, बायोडायवर्सिटी धीरे धीरे घटती जा रही है। इसी तरह से मैनी एनिमल्स जो हैं वो मास में एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। और अपने अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है तो हमें इस पर बहुत ध्यान देना है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अब तक संसार में 5 बार, समझ रही हैं आप, जी। 5 बार एनिमल और वेजिटेशन का मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। बिल्कुल। 5 बार। अब हम लोग छठी एक्सटिंक्शन के ओर अग्रसर हैं। जी। हम लोग छठी तरफ को जो छठा मास एक्सटिंक्शन होने वाला है, जी। उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन।
तो जी, इस एंथ्रोपोसेन एक्सटिंक्शन में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स भी इसमें एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। जी, तो इसलिए अगर ह्यूमन बीइंग्स को बचाना है तो हमें ये एंथ्रोपोसेन एक्सटिंक्शन की ओर जो बढ़ रहे हैं उसको हर हालत में रोकना है। ये इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल मैम, बहुत सही बात आपने कही। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी बोला था कि वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, तो इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ एंड स्पीशीज आर डिक्लाइनिंग, इन्वायरमेंट तो डिटोरिएट हो रहा है, पर उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ रहा है डायरेक्ट, कि बिकॉज वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है कि वी हैव टू टेक एक्शन, और ये हम सबकी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब मिलकर इसके बारे में सोचें और अवेयर भी करें। ये तो बात थी मैम चेंज की, जो आपने आपने अपना पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से बताया भी, और बहुत सुंदर तरीके से आपने नरेट किया और समझाया। और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक महिला के रूप में, क्योंकि आपका करियर और आपका टेन्योर इतना अच्छे से, और आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा जो आपको हेट करता होगा, बिकॉज यू आर सो काइंड, यू आर सो गुड, यू आर सो इंस्पायरिंग। लेकिन आपने भी, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ रही होगी, चैलेंजेस आए होंगे। तो आपने किस तरीके के चैलेंजेस अपनी लाइफ में देखे, और आप कैसे आज के यंगस्टर्स को, युवा महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि हमें कैसे रहना चाहिए, सो दैट वी कैन लिव लाइक अ लाइफ विच इज ट्रूली चेरिश्ड, जैसे कि आप हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं अपने बारे में बताती हूँ पहले। मुझे कोई विशेष चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। जो मुझे प्रोफेशन पसंद करना था वो मैंने अपनी चॉइस से किया। हालांकि लोग अपने हिसाब से मुझे समझाते थे लेकिन डिसीजन मेरा ही रहता था। और जब मैंने जॉब किया तो मुझको कोई भी किसी भी नेचर की प्रॉब्लम नहीं हुई, ना एजुकेशन में ना प्रोग्रेस उसमें, क्योंकि मेरा परिवार एक एजुकेटेड प्रोग्रेसिव परिवार है। मेरी मदर हाईली एजुकेटेड थी, क्योंकि उस टाइम की थी मदर जबकि बच्चों लड़कियां तो कतई पढ़ती ही नहीं थी, उनको पढ़ाना बिल्कुल गलत बात मानी जाती थी। जी, पर जी, वो उस टाइम बहुत हाईली एजुकेटेड महिला थी। तो जी, उन्होंने एजुकेशन की वैल्यू को समझा और उन्होंने हम सब बिल्कुल, बच्चों को इस फुल फ्रीडम दी कि तुम लोग आगे बढ़ो। और कोई ये नहीं था कि ये लड़का है ये लड़की है तो ये करना है और ये नहीं करना है। सब एक दूसरे को एडजस्टमेंट्स के साथ हम लोग आगे बढ़े और आगे तक हमें नौकरी में भी आपस में एक दूसरे का सहूलियत मिलती रही। पर जैसे मैं लकी अपने आप को मानती हूँ और महिलाओं के कंपैरिजन में, तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो आई हैं वो हमारी तरह इतनी लकी नहीं है। उन लोगों को बहुत तरह के प्रेशर्स का सामना करना पड़ा। तो आज के समाज में महिलाएं और लड़कियां अपना कैरियर जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, अगर एब्रिवेट करें इन सब्जेक्ट को तो स्टेम के तौर पे बोला जाता है। तो स्टेम में महिलाओं ने अपना कैरियर बनाना शुरू किया है। जो अब तक मेल डोमिनेटेड था, मेल सोसाइटी ही इसको डोमिनेट करती थी, महिलाएं उसमें उनकी कोई दखल नहीं थी। उनको तो बिल्कुल नहीं लिया जाता था। कारण था मॉडर्न टाइम्स में जो लेडीज जाती थी उनको क्यों नहीं रखते थे, उनके अगेंस्ट क्या क्या पॉइंट्स होते थे, क्या क्या उन परेशानियों को झेलती थी औरतें जो उस फील्ड में आती थी। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है जेंडर बायस और मैटिल्डा इफेक्ट। जेंडर बायस की लड़कियां तो कुछ नहीं कर सकती, और मैटिल्डा इफेक्ट ये है कि उनके टैलेंट को अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि ये तो लड़कियां कर ही नहीं सकती, लेडीज तो ये कर ही नहीं सकती। हालांकि वो उनसे अच्छा कर पा सकती थी। तो लेकिन इसलिए उनको ना तो अपॉइंट किया जाता, ना उनकी प्रोग्रेस को प्रमोशंस को कोई इंस्पायर करता, ना ही उनके लिए अच्छी तरह से कोई फंडिंग की फैसिलिटीज देने के लिए लोग आसानी से तैयार होते। तो ये एक बड़ी डिफिकल्टी थी इस प्रोफेशन स्टेम में एंटर करना, भी उनके लिए काफी मुश्किल काम था। उन फील्ड्स में अब मैंने देखा है कि महिलाएं खूब जा रही हैं पर उनको फिर भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता। वो अंदर घुस तो गई, काम तो करने लगी, लेकिन उनके ऊपर जो दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेशर है फैमिली का, बिल्कुल, जो कल्चरल एक्सपेक्टेशन है फैमिली की, कि लड़कियां खासतौर से जो मैरिड वीमेन है
वो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि नहीं, क्योंकि वो घर में बहू है तो उनको सारा घर का काम उन्हीं को करना है, बाकी और मेंबर्स उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, और वो बाहर जाके भी काम करे, यानी घर का काम करके नौकरी करके आए, नौकरी करके आके घर में काम करे। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर उनके नर्व्स पर रहता था, जिसके कारण उनकी कैपेसिटी कम होने लगती थी। तो जो कि उनके टैलेंट को नेगेटिव मान लिया जाता था, जबकि ये बहुत ही गलत बात है। जी। ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पर तो इतना प्रेशर हो जाता था कि उन लेडीज को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ जाती थी, जी। जो कि नेशन के लिए भी गलत है, जी। क्योंकि इस तरह से उनका टैलेंट ही डैमेज हो रहा है, नेशन का डैमेज है ये। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी एक इम्पोर्टेंट बात जो मुझे नजर आती है, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की है। हाँ। एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अगर कोई लड़की जाके काम करती है तो लोग उस पर भद्दे भद्दे रिमार्क्स करते हैं। अगर कोई लड़की किसी आदमी से मदद मांगती है तो उसको लगता है कि ये तो इन लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ है, उनके कैरेक्टर को एसेसिनेट करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं ये लूज मॉडल्स की है, हम इससे एडवांटेज ले सकते हैं, तो वो अप्रोच करते हैं। तो इस तरह से एक सेक्सुअल हैरासमेंट कॉन्स्टेंटली, एक प्रेशर नर्व्स पे लड़कियों के पड़ता रहता है। तो ये भी बहुत ही बुरी और शर्मनाक बात है, जो कि नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मेन फोक को इसके लिए मेंटली ट्रेन करना बहुत जरूरी है, जो घर से शुरू होता है। घर में जो ये डिवीजन ऑफ लेबर की बात होती है, इसको नहीं करना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समझ के एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ ये काम करना चाहिए, ताकि वो औरतों की रिस्पेक्ट करना सीखे। तो जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो स्टेम की फील्ड में जो लेडीज काम करती हैं, वो उनकी गिनती इतनी कम है कि वो किसी भी रोल मॉडल या मेंटर नहीं बन पाती। अगर कोई लड़की जा रही है, एंटर कर रही है, तो किसी से अगर मदद चाहती है, किसी महिला से, तो महिलाएं तो है ही नहीं, तो उनको पुरुषों से ही हेल्प लेनी पड़ती है। तो बिल्कुल। जो उनके रास्ते में अक्सर गड़बड़ करती है। इसके अलावा उनके काम को के हिसाब से उनको एबिलिटी बराबर होने पर भी स्टेम की फील्ड में नहीं और फील्ड्स में भी उनको कम वेजेस दिए जाते हैं। तो जी। ये सारी प्रॉब्लम्स लेडीज को बाहर आने पर फेस करनी पड़ती हैं, पर ये एक टेम्परेरी फेस है। लेडीज को अपने लिए सजग होना पड़ेगा, उनको अपना रास्ता अपने आप बनाना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, कानून की मदद लेना पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत सारे लॉज ऐसे बन गए हैं जो फीमेल्स को बहुत बिल्कुल। तरह से प्रोटेक्शन देते हैं। बिल्कुल तो मैम। उन इसलिए उनको अवेयरनेस इस लेवल पर भी बहुत जरूरी है अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये उनको अपना कुआं खुद ही खोदना पड़ेगा पानी निकालने के लिए। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया। और ये एक मैसेज है और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो सब तक पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि सारे फैक्टर्स आपने बहुत इम्पैक्टफुल बताए। और ये कि लॉस के बारे में पता नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो लाइक सच अ ग्रेट कंसर्न। हाँ, बहुत सारे लॉज हैं जिनके बारे में उनको नहीं मालूम है कि नहीं वो उनके मालूम लिए होता है। बने हैं, कि वो कैसे सेक्सुअल हेरासमेंट से अपने आप को बचा सकती हैं, कैसे वेजेस के लिए अपने इक्वल राइट्स के लड़ सकती हैं। ये बिल्कुल। सारी बातें उनको नहीं आती, जो उनको आनी चाहिए। आनी चाहिए, बिल्कुल मैम। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपने एक मैसेज दिया, और आई एम श्योर कि बहुत सारी फीमेल्स इसको रिलेट भी कर पाएंगी। तो अगर आप उन फीमेल्स को और आगे वाले जनरेशन के लिए एक मैसेज देना चाहें, तो क्या क्या कहना चाहेंगी मैम आप? आने वाली नई पीढ़ियों को मैं क्या कहूंगी, मैं उनको कहूंगी, देखिए, नई नई पीढ़ी के सामने बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। इससे वो अक्सर बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो सुसाइड भी करने लग जाते हैं। मेरा ये कहना है कि बच्चों को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में आएगी। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप की तरफ पॉजिटिविटी आएगी। आपका कहीं फेलियर हो रहा है तो ये सोचे कि ये चलो हमारे बेटरमेंट के लिए है, आगे हम और अच्छा कर सकेंगे, आगे हम और करें। एक पॉजिटिव थॉट अपनी जिंदगी में हमेशा बना के रखना है। और आपको ये बात भी सोचनी है कि आपको अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जिंदा रहना है, और उनके लिए हमेशा हर तरह से प्रोग्रेस करनी है, उनको देखना है, सब तरह से उनका ख्याल करना है। और दूसरी बात यह है कि आपका मन
स्वस्थ रहे, इसके लिए आपको नेचर से इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी। पॉजिटिव थिंकिंग जो है नेचर से मिलती है। बिल्कुल। आप नेचर में जाइए, नेचर में पेड़ पौधों से बात कीजिए, उनके जी, साथ मिलिए, खेलिए, ओपन एयर में खेलिए, आपका मेंटल रेजुविनेशन होगा। आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन पर आप पॉजिटिवली ओवरकम कर सकेंगे और अपनी जिंदगी को आप सक्सेसफुल बनाने में सफल हो सकेंगे। ये मेरा सोचना है, क्योंकि बहुत जिंदगी कहीं रुकती नहीं है। बहुत सुंदर बात आपने कही, और बहुत इमोशनल बात भी है कि आजकल सुसाइड्स केसेस बढ़ रहे हैं, और पेशेंस और पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिविटी, नेचर से कनेक्ट होकर, ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि अगर इफ़ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, मैं कनाडा आई 2023 में, और तब मैं एकदम अकेली थी। सो आई जस्ट यूज हाँ, टू गो टू नियर बो रिवर। यहाँ पर एक बो रिवर है हमारे घर के पास। बस वहाँ पर बैठ के आई यूज टू ऑब्जर्व बर्ड्स, आई यूज टू ऑब्जर्व नेचर। और जब मेरे हस्बैंड आए आफ्टर अराउंड 8 months, तो वी वर 2 people, बट स्टिल देर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हेन यू मूव टू अदर कंट्री, जैसे कि हमने पहले भी मैंने शेयर किया है कुछ कुछ चीज़ें। पर अगर आप मदर नेचर से कनेक्टेड हैं, सो इट हेल्प्स इन हीलिंग। बहुत हील होता है, और बहुत कामनेस आती है, और विजन हमारा बड़ा हो जाता है। हम सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग के चैलेंजेस के बारे में सोच हाँ, रहे सही कह हैं। रहे हो। जी, जी मैम, बहुत बहुत ज़रूरी बात आपने बोली है कि यंगस्टर्स को, आज की जनरेशन को, दे शुड बी बैक टू नेचर, उन्हें वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल मैम। और अब हम बात करेंगे आपकी हॉबीज़ के बारे में, कि आप, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी आपको क्या करने पे मिलती है? जैसे टीचिंग, नेचर में जाना, ये तो हमें पता है, और स्टूडेंट्स के बीच, पर व्हाट एल्स आर योर फेवरेट हॉबी? देखो, मुझे देखो टीचिंग जो है वो मेरा प्रोफेशन है, तो मुझे पसंद है। और स्टूडेंटशिप तो टीचिंग के साथ जुड़ी है। जी, एक टीचर लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहता है, उसको जिंदगी भर सीखना पड़ता है। अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट से भी सीखना पड़ता है। जी, तो क्योंकि वो स्टूडेंट इंक्विजिटिव होते हैं, बहुत से सवाल पूछते हैं, आप हो सकता है ना जवाब दे पाए आप, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया तो नहीं है। नहीं, तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ता है। यानी बिल्कुल, आप स्टूडेंट के भी मतलब स्टूडेंट ही आपको स्टूडेंट बनाए रखते हैं। तो ये टीचिंग का टेम्पल है, जो हम अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से एक्चुअली एक्सचेंज करते हैं। हम ज्यादा जानते हैं तो हम ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, बच्चे लोग कम जानते हैं तो वो हमसे सवाल पूछ के हमको जबरदस्ती पढ़ा देते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखते रहना पड़ता है। बिल्कुल, ये बात नहीं है कि कि हम छोटे स्टेटस के लोगों से हम कैसे सीख लें, ये नहीं। नहीं, टीचर तो कोई भी हो सकता है, किसी भी लेवल का हो सकता है, हम किसी से भी कुछ सीख सकते हैं। तो मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। जी, हमने बीएससी में और एमएससी में बहुत सारे जानवरों के बारे में थ्योरेटिकली तो पढ़ा। जब बिल्कुल, प्रैक्टिकली कराने के लिए बीएससी में हम लोगों को, हमारे कॉलेज में तो हमको, जहाँ बरेली में हमने पढ़ा बीएससी, उसमें ये एनिमल्स को लिविंग नहीं दिखाते रहे हैं, पानी के अंदर जो रहते हैं, खासतौर से जो प्रोटोजोआ है, जी, अमीबा, पैरामीशियम, ये कभी हमने लिविंग नहीं देखा। किताबों में, तस्वीरों में तो देखा, लेकिन लिविंग नहीं देखा। तो मैंने देखा कि हमने उसको दिखाना है क्लास में, तो सीखना तो पड़ेगा। तो जी, हमारे वहाँ डिपार्टमेंट के 2 चपरासी थे। सोचिए, चपरासी थे, स्टेटस में डिफरेंस था। तो समारू और राम अवतार में नाम लेना जरूरी समझती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि उनकी क्वालिटी, उनकी एफिशिएंसी और उनके टैलेंट का ऑनर करना चाहिए। तो मैंने उनसे सीखा। उन्होंने मुझे पानी में अमीबा, पैरामीशियम ही नहीं दिखाए, उन्होंने मुझे पानी के अंदर वो प्रोटोजोआ दिखाए जो मैंने एमएससी में थ्योरी क्लास में पढ़े थे। जैसे वाह, अमीबा की डिफरेंट स्पीशीज थी, जी, हैं, एक्टिनोस्फ्रीरियम, एक्टिनोस्फ्रिस, जो जिनको कि सन एनिमल क्यूल कहते हैं, उनको मैंने देखा। वो सूडोपोडिया सन की तरह बाहर वाह, निकाल रहे हैं, फिर श्रिंक कर रहे हैं। अरे इतना उसको देख के थ्रिल फील हुआ। इसके अलावा
आर्सेला, वर्टिसेला कैसे हैं, ये सारे जानवर, हाइड्रा और भी बहुत सारे जानवर थे जो माइक्रोस्कोपिक थे, जिनको कि हम सोचते तो पानी में कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतना कुछ है। ये सब मैंने उनसे सीखा। वो ड्रॉपर की मदद से उनको उठा के कल्चर बना लेते थे। ये आर्ट उनमें थी, हम में नहीं, अभी भी नहीं है। तो मैं तो उनको अपना टीचर मानती हूँ, वही रिस्पेक्ट उनके मन में उनके लिए रखती कि वो मेरे आज भी टीचर हैं। वो रिस्पेक्ट मैंने उनको दी। इसके अलावा मैं हनी लेने जाती थी गवर्नमेंट अफेयर्स पे। वहां मैंने देखा बी कीपर बी कीपिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। मैंने उनको अपना टीचर मान लिया, उनसे मैंने बी कीपिंग सीखी और बी कीपिंग को मैंने अपना रिसर्च का सब्जेक्ट बना लिया। उस पर मैंने रिसर्च का काम किया, उनकी डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी पे काम है मेरा। तो मैंने वो जो साइंस के पेपर्स थे वो सारे मैंने इंटरनेशनल पोडियम पे प्रेजेंट किए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो दिल्ली में हुई, वार्सा पोलैंड में हुई, मैंने वहां जाके पर्सनली उन पेपर्स को प्रेजेंट किया। तो ये सब मुझे अचीवमेंट कैसे मिला? अपने इन गुरुओं के कारण मिला ना, इन टीचर्स के कारण जो बी कीपर्स थे। तो इसलिए उन्होंने मेरी तो जिंदगी बना दिया। और मेरा कहना का मतलब ये है कि जो टीचिंग है, स्टूडेंटशिप है और नेचर, ये तीनों सब आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि नेचर में जानवर लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर हम नेचर के नजदीक नहीं हैं, एज ए टीचर या स्टूडेंट, हम उसको समझेंगे नहीं। और अगर हमने समझ लिया तो अपने नॉलेज को अगर हमने स्प्रेड नहीं किया, लोगों को नहीं बताया, तो हमारा पढ़ना बेकार है, फिजूल है, क्योंकि वो हम ही तक सीमित है। हमें उसे बांटना चाहिए और इसका मुझे मौका मिला। मुझे दूरदर्शन की तरफ से, टेलीविजन से, दूरदर्शन की तरफ से मुझे एक प्रोग्राम में इनवाइट किया गया। वो प्रोग्राम था अवेयरनेस के लिए। उस प्रोग्राम का नाम है, उस प्रोग्राम का नाम है, क्या है देखिए, अभी बताती हूँ आपको। बिल्कुल। ज्ञान विज्ञान। वो जनरल अवेयरनेस का प्रोग्राम था, एक लेमैन कैसे समझ सके कि जानवर लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो वो एक सीरीज थी, करीब मैंने 1-1.5 साल तक ये लेक्चर सीरीज उनको दी, उनको बताया। और वो जानवर का सिलेक्शन मेरा बहुत कॉमन एनिमल्स थे जो उनकी लाइफ में डे टू डे में दिखते थे, जैसे अर्थवर्म है, कॉकरोचेज हैं, बटरफ्लाईज हैं, वेस्प्स हैं, और मोती बनाने वाले मॉलस्क हैं। इस तरह के बहुत सारे जानवरों को मैं पूरे 1.5 साल तक उनको तस्वीरों से या लिविंग अगर कहीं मिल जाते थे तो उन सबको दिखा दिखा के, डेमोन्स्ट्रेट करके उनकी अवेयरनेस बढ़ाती थी। पर मैंने ये महसूस किया इन सब प्रोग्राम के दौर कि अगर मैं लगातार मैं ही बताती रहूंगी तो ये एक मोनोटोनस है। मैंने सजेस्ट किया कि अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं कुछ और लोगों को इसमें शामिल करूं। तो मैंने डायनासोर्स पर एक आर्टिकल तैयार किया। और मैंने जो नवयुग डिग्री कॉलेज की, शायद आप जानती हो, रीना सिंह, डॉक्टर रीना सिंह थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप करो करो। वो हिचकी। मैंने कहा कि तुम घबराओ नहीं, स्क्रिप्ट मैं दूंगी, तुम्हें बस सिर्फ उसको प्रेजेंट करना है। तो वो सीरीज में 2 लेक्चर्स उसने दिए, वो 2 दिन में उसको उसने कंप्लीट किया। वो बहुत अच्छे से उसका अप्रिसिएशन आया। तो मुझे लगता है कि अपनी नॉलेज जो हम गेन करते हैं उसको शेयर करना बहुत जरूरी है। वो लेमैन तक पहुंचनी चाहिए, बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। इस तरह से मेरा सोचना है। नहीं मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा सोचना है और बहुत सुंदर बात है ये, क्योंकि पहली बात तो ये है कि आप जैसे ग्राउंडेड लोग बहुत कम होते हैं। आज कल जो, एज पर माई एक्सपीरियंस, नाउअडेज स्टूडेंट्स दे लर्न समथिंग और वो अपने आप को एक्सीलेंट समझने लगते हैं, दैट दे आई लव कॉन्फिडेंस, पर ओवर कॉन्फिडेंस जो आता है उनमें कि अरे हमें तो सब आता है, ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बट आई हैव ऑब्जर्व सम पीपल लाइक दिस। लेकिन मेरी लाइफ में जितने भी मेंटोर्स हैं, जितने भी टीचर्स आए हैं जिनका मेरी लाइफ में इम्पैक्ट रहा है, या ऐसी वुमेन इंक्लूडिंग यू, आई कीप थिंकिंग अबाउट दोज पीपल ऑफ माई लाइफ, एंड दैट मेक्स मी मोर ग्राउंडेड कि आप आप लोग इतना सब कुछ जानने के बाद भी और लाइफ में इतना अचीव कर लेने के बाद भी, एंड यू आर सो ग्राउंडेड, सो हम्बल।
वो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट्स सो इम्पोर्टेंट कि वी शुड बी ग्रेटफुल टू ऑल दोज टीचर्स, नॉट नॉट जस्ट द टीचर्स ऑफिशियली, बट जैसे आपने बोला कि स्टेटस देख कर नहीं, हर आई कैन आई शुड से इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ योर लाइफ, जो भी जिनकी कुछ इन्फ्लुएंस रही है आपकी लाइफ में, जैसे आपने अभी नाम भी लिया, सो दैट्स रेयर मैम। नोबडी, लाइक वेरी फ्यू पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड जो याद रखते हैं। जैसे आप अपनी लाइफ में, यू आर एट अराउंड 85 ईयर्स, आप अपनी लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंट्स में जिस जिस के थ्रू आप इंस्पायर हुई या जिनसे आपने कुछ सीखा, यू आर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट, सो दैट्स सो इम्पोर्टेंट टू लर्न। एंड इसीलिए सुनना बहुत ज़रूरी होता है, और आज का ये एपिसोड इसीलिए मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लिसन यू। वो टाइम निकालना, इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट योर मोबाइल्स, लाइक वीकेंड में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घूमते हैं, फ़ोन देखते हैं या फिर नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखते हैं, but they should also think about listening from their elders like you. So it's huge, और आपने टाइम भी निकाला है, that's also so valuable for me. तो इसी से जोड़कर एक छोटा सा क्वेश्चन कि अगर आप चाहें कि लोग आपको याद रखें तो किस फॉर्म में याद रखें, आप कैसा सोचती हैं इस बारे में? देखो भाई, सच बात बोलूं, मैं प्रोफेसर हूँ तो वो तो मेरा प्रोफेशन है। जी। उस रूप में मुझे लोग नहीं याद करें, मैं सेंसिटिव पर्सन के तौर पर याद किए जाऊं, जो बिल्कुल। दूसरों का दुख, तकलीफ या अच्छा बुरा, खुशी अपने आप ही महसूस कर सकें, या कोई मदद करने की स्टेट में ना भी हो तो भी महसूस कर सकें, मैं इस रूप में जानी जाऊं, ये मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे लोग इस रूप में भी पहचानते हैं। और रही बात कि फॉलो करने की बात है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने देखा है कि जो नई जनरेशन इतना अच्छा कर रही है, मैं तो उनकी फॉलोअर हूँ। हाँ। और मैं ये देखती हूँ कि साइंस टेक्नोलॉजी और जो और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, उनमें इतनी एडवांसमेंट हो रहा है, इतने टेक्नोलॉजी इतने फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है, हमारी जैसी जनरेशन तो बहुत पीछे छूटी जा रही है। मैं देख रही हूँ कि गुरु तो गुड़ ही रह जा रहे हैं, चेले शक्कर बने जा रहे हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मैं उनकी फॉलोअर खुद बन गई हूँ, बहुत सी बातें उनसे सीखती हूँ, उनके पीछे लगी रहती हूँ कि भाई मुझे लगता है कि उनके साथ करे। पर जहां पर एक रोल मॉडल की बात है, कोई महिला जो मेरे जीवन में बहुत महत्व रखती है, तो वो इम्पोर्टेंस मैं अपनी मदर को देना चाहती हूँ। मेरी मदर जिस टाइम में वो थी, वो टाइम और जिस तरह से उन्होंने हमें बनाया, वो क्रेडिटेबल है। मैं उनकी क्वालिटीज के बारे में बताती हूँ। मेरी मदर की मदर नहीं थी, वो जब टीन एज में थी तभी मदर चली गई थी, और उनके फादर चीफ इंजीनियर ऑफ इंडिया थे, ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो वो सारे समय पूरे इंडिया में घूमते रहते थे। तो फैमिली जैसे होती है मदर फादर से, वो नहीं थी। तो वो 6 बहनें हॉस्टल में रह के पढ़ी। वो हॉस्टल था सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट, लाहौर, जो अभी पाकिस्तान में है। तो वहां रह के वो थ्रू आउट पढ़ी, उन्होंने ग्रेजुएशन वहीं से किया, और थ्रू आउट फर्स्ट क्लास कैरियर में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। तो वो एजुकेशन की वैल्यू समझती थी। और जब शादी होके वो अपने हमारे बरेली शहर में आके रही, तो उस घर में कोई लेडीज नहीं थी, क्योंकि हमारी दादी नहीं थी और हमारे ग्रैंडफादर की भी जल्दी डेथ हो गई। पुराने जमाने में ये नहीं देखा जाता था कि ग्रूम जो है वो जॉब करता है, ये नहीं जा करता था। हमारे फादर एडवोकेट सी पढ़ रहे थे, वो एडवोकेट होने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। तो सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मदर पे आ गई। उन्होंने कभी एक चम्मच तक नहीं धोई, समझी तुम? और वो वहां आके घर में सारे घर के काम करने लगी। वहां पर तब पुराने जमाने में गैस तो थी नहीं, चूल्हा होता था मिट्टी वाला, उसमें कंडे और लकड़ी से खाना बनता था, वो खाना बनाती थी। और हमने बताया था ना कि हमारा घर बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारी फैमिलीज रहती थी, वो सब देहाती थी, गांव की थी वो घर। तो वो कहती थी कि ऐसे पढ़े लिखे से क्या फायदा जो चूल्हा ना बार सको, मतलब चूल्हा ना जला सको, ऐसा पढ़ने लिखने से क्या फायदा। वो महिला उसने ना से केवल घर को संभाला, बल्कि वो घर की सारी सिलाई, सारी कढ़ाई करती थी, और
लोग जो आसपास के लोग थे उनको वो एजुकेट करती थी, पढ़ाती थी, पैसे लेके नहीं, ऐसे ही वो उनको आते थे, उनको बुलाती थी, पढ़ो, वो उनको सिखाती थी। मैथमेटिक्स उनकी बहुत बढ़िया थी, उन्होंने बहुत अच्छे से सबको सिखाया, पढ़ाया और सिलाई सिखाई। मुझे याद है एक सज्जन वहां नंद कुमार रहते थे, उनसे उन्होंने सिलाई सीखी, सिलाई कटाई करना सीखा, कोट पैंट सिलना सीखा, और उन्होंने अपनी शॉप टेलरिंग की खोली उनकी मदद की वजह से। उन्होंने उनको सिखाया कि टेलरिंग कैसे की जाती है। तो उन्होंने सिर्फ हम लोगों को नहीं बनाया, उन्होंने पूरे परिवार को बनाया। इसके अलावा तुम सोचो, हमारे घर में गांव वो रहते थे, जानवर पाले जाते थे, गाय भैंस पाली जाती थी। तो उनकी देखभाल करना, यानी उनकी साली करना, उनका गोबर साफ करना, उनके कंडे बनाना, ये सारी बातें वो खूब कर लेती थी। हम भी उनके साथ सब सीखे, करना सीखा। पर ये है कि ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि कोई कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़की जिसने कभी एक चम्मच ना धोई हो, वो गाय भैंस का काम करे, घर का काम करे, सब चीज करे, और इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सबको सिखाए, पढ़ाए, लिखाए, अपनी एजुकेशन को पूरी तरह इस्तेमाल करे। हमारे फादर चूंकि वो एडवोकेट भी थे पर प्रेस रिपोर्टर भी थे, तो वो उनकी न्यूज टाइप किया करती थी। वाह। मतलब तुम सोचो, अपनी तरफ से वो फैमिली के लिए 100% डिवोटेड थी। तो ऐसी महिला को के आगे अगर सर ना झुका तो फिर वो सर क्या हुआ। तो बिल्कुल। मेरी तो वो मेंटर है, मैं उनकी फॉलोअर हूँ, और मैं किस किस तरह से उनकी क्वालिटीज को एडमायर करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे मुझ में तो उनका 10% भी नहीं आया, मैं उनसे 10% भी नहीं सीख सकी जो वो कर लेती थी। तो वो मैं उनको अपना रोल मॉडल मानती हूँ। हालांकि नई जनरेशन भी मेरी रोल मॉडल है, मैं उनके पीछे लगी रहती हूँ कि भाई मुझे भी बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग, कैसे करें, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये बात अलग है। जी मैम, बहुत थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। ये शायद हमारी जनरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है सुनना कि अ, ज़रूरी नहीं है कि आप आप अगर घर के काम कर रहे हैं और बाहर बाहर वाले किसी काम में अगर आप बिजी हैं तो आप घर के कामों में वो नहीं कर सकते, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। यू शुड लर्न ऑल द स्किल्स, यू शुड बी ओपन टू लर्निंग। जैसे आपने बोला उन्होंने सीखा टेलरिंग और फिर उन्होंने सिखाया, इतने सारे लोगों को एम्पावर किया। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि वो जैसे कहा जाता है कि अगर इफ वुमेन इज एजुकेटेड इन अ हाँ, फैमिली। सही बात है। अगर वो एजुकेटेड ना होती तो शायद हमारा फ्यूचर ये ना होता। बिल्कुल। और आपकी कॉन्वर्सेशन से, इस कॉन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला। और अ, हम सबको रिफ्लेक्ट करना चाहिए अपनी लाइफ पे में भी कि दैट इज अनदर टॉपिक, बट नाउ डेज आई कीप थिंकिंग ऑन फेमिनिज्म एंड फेमिनिस्ट, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली। सो आई फील लाइक कि हम, आपने जैसे अपनी मदर का बताया, मेरी मम्मी भी लाइक शी हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस थ्रू आउट माई चाइल्डहुड और शी इज़ माई रोल मॉडल। तो वो वो है असली फेमिनिज्म, तो वो है ना कि ये कहना कि ओ तुम घर पे खाना बनाती हो तो तुम्हारे घर पे तुम बाहर भी जॉब करती हो। सो पीपल आर लाइक वेरी very shallow in terms of like thinking about this word. So I feel like this is true feminism जो आपकी मदर का आपने बताया, आप जो खुद हैं मेरी मदर जो है, और इसलिए ऐसे conversations they are so valuable. जी, वैसे तुम भी बहुत अच्छा से करती हो, मैं समझती हूँ। और बहुत सी बातें तुम्हारी मुझे बहुत अपील करती हैं। मैं बहुत से उसमें से भी गुण सीखना चाहती हूँ, पर लेकिन अब तो मेरी उम्र गुजर गई सीखने की है, लगता नहीं। पर लेकिन नहीं, कभी किसी की उम्र नहीं गुजरती है, नहीं, ये लर्निंग की बोल के कोई आप उम्र नहीं होती है। मैम जी, you मैं तुमको are बताऊं, always मैं तुमको एक बात बताती हूँ young. कि लोग कहते थे कि बूढ़े तोते कुरान नहीं पढ़ सकते, है Oh, ना, बूढ़े तोते कुरान नहीं पढ़ सकते, ये एक सेइंग है। तो saying मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बूढ़े तोते कुरान नहीं पढ़ सकते, मैं भी तो बूढ़ी हो गई हूँ, 80 81 साल की, तो मैं साइंटिस्ट हूँ, अपने पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो मैंने LLB ज्वाइन कर लिया। सोचो, 80 81 साल की एज में मैंने LLB ज्वाइन कर लिया, LLB मैंने पास भी कर लिया। कंक्लूजन मैंने क्या निकाला कि बूढ़े तोते कुरान पढ़ सकते हैं।
लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ के भूल जाते हैं, बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैम फिर भी आप, योर लाइफ इज सो इंस्पायरिंग कि आप कुछ ना भी कहें, आपको ऑब्जर्व करता रहे कोई, या आपसे बात करता रहे आपके पास, वो आपको सुनता रहे या देखता रहे, तो वो इंस्पायर हो जाए आपसे। तो इट्स लाइक लिविंग मुझे असल लेसन। में कुछ नई नई चीजें सीखने का शौक है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छी चीजें सीखूं, अच्छा करूं, कुछ करूं। खाली बैठना मुझे बहुत बुरा लगता है। जब मेरे पास कुछ काम नहीं होता तो मुझे अच्छे सा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना बिल्कुल। चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। और थैंक यही मैं सोचती हूँ कि नई जनरेशन को भी करना चाहिए। बिल्कुल मैम, और आपकी बातों में बहुत सादगी है, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत सिंपली आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा दी हम सबको। और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये एपिसोड। तो थैंक यू वंस अगेन टू यू मैम। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। नो मैम, प्लेजर इज ऑल माइन। तो आज की बातचीत हमें याद दिलाती है कि शिक्षा सिर्फ एक ज्ञान नहीं, एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है, और कुछ लोग अपने जीवन से ही एक सुंदर कहानी अ, बन जाते हैं। इफ यू enjoyed दिस कॉन्वर्सेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द सोरिंग टेल्स, और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड रिस्पेक्ट मदर नेचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।